हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 22nd सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 127 टॉपिक हम 21 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, देन देखेंगे ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में, जानेंगे कन्वर्जेंस पोर्टल क्या है, लोकटक लेक के बारे में भी देखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम OECD के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन माइक्रो प्लास्टिक से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है ये लार्जर प्लास्टिक के ब्रेकडाउन से ये बनते हैं, जैसे कि वाटर बोटल्स आदि। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स है एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द व्यावसायिक पर्पज़ के लिए, और जो इसमें जो माइक्रोफाइबर होते हैं वो क्लॉथिंग और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही इनको माइक्रो फाइबर के रूप में डिज़ाइन किया जाता है फॉर क्लॉथिंग और टेक्सटाइल पर्पस के लिए। तो ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो जो लार्जर जो प्लास्टिक होते हैं उसके ब्रेकडाउन से ये बनते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल्स के ब्रेकडाउन से ये आपके सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक तैयार होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नॉर 2। इसके अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखें तो रिसर्चर ने एक नया तरीका डेवलप किया है मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड, जो कि डिटेक्ट कर पाएगा ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कि नैनो प्लास्टिक की उनके अंतर्गत कितना मात्रा है, कितना अमाउंट है। जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सपोज किया इन्होंने जो लेट्यूस प्लांट होते हैं, जो सलाद संबंधी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंतर्गत नैनो प्लास्टिक होने का, और वे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम नैनो प्लास्टिक की बात करें तो एक छोटे प्लास्टिक डेब्रिस होते हैं, प्लास्टिक कचरा होता है जो कि पार्टिकल्स होते हैं कितना 1000 नैनोमीटर से भी कम। और अगर हम 1 नैनोमीटर की अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने छोटे होते हैं। ये एक सेल को, जो ह्यूमन के अंदर के जो सेल होते हैं उसके डैमेज कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके जो ग्रोथ है उसको भी ये इनके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, और ये ह्यूमन के लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक इनिशिएटिव है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। मरीन जो वेस्ट होता है उस पर एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसको GMPL के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च किया गया था अर्थ समिट इन 2012 के अंतर्गत, जो कि मनीला डिक्लेरेशन था, उसके रिस्पॉन्स के रूप में इसको बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर हम मनीला डिक्लेरेशन की बात करें तो इसमें 65 सिग्नेटरीज हैं जो कि इनने कमिटमेंट किया है किसके लिए, कि पॉलिसी बनाएंगे रिड्यूस फॉर कंट्रोल वेस्ट वाटर के लिए, जो मरीन लिटर है उसके लिए, साथ ही साथ जो पॉल्यूशन, जो फर्टिलाइजर से जो पॉल्यूशन किया जाता है उसके लिए। तो उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप की जाएगी। 65 सिग्नेटरी मनीला डिक्लेरेशन के अंतर्गत है। इसके अलावा G7 कंट्री का जो अधिवेशन हुआ था, समिट हुआ था 2015 में बावरिया जर्मनी के अंतर्गत, उन्होंने भी रिस्क, जो माइक्रो प्लास्टिक की जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया था और लीडर्स ने उसमें डिक्लेरेशन किया था कि इसको कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया गया है IMO और FAO ने मिलकर। ये रोकने का प्रयास करता है जो शिपिंग और जो फिशरीज़ के द्वारा जो प्लास्टिक जो लिटर मरीन में शामिल होते हैं उनको रोकने का ये प्रयास करता है। इसके अलावा इसमें 30 कंट्री इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसके अलावा लंदन कन्वेंशन आई थी 1972 में। ये 1972 की ये काम करती है फॉर मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जो कि मरीन के अंतर्गत जो डंप कर दिया जाता है वेस्ट को, उसको रोकने के लिए। इसमें मैटर्स को साइन किया गया कि कैसे हम जो उसके सोर्सेस हैं मरीन के जो डंप के, वो उसको किस तरीके से रोका जा सके। इसके अलावा और भी कई कन्वेंशन, जैसे कि 1996 में एक प्रोटोकॉल टू लंदन कन्वेंशन है जिसको लंदन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। 1978 का एक प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, एक मार्पोल्स कन्वेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी
माइक्रो प्लास्टिक के पॉल्यूशन को रोकने के लिए, मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये प्रयास करते हैं। इसके अलावा इंडिया के स्पेसिफिक इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये प्लेस किया गया था कि एलिमिनेट किया जाएगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसको, और 1 जुलाई 2022 से उसको देश के अंतर्गत लागू भी कर दिया गया। साथ ही एक प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स भी तैयार किए गए हैं 2016 के, जिसमें उस क्षेत्र की लोकल बॉडी को ये जिम्मेदारी की गई है कि वह सोर्स पर ही इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिससे वे जो प्लास्टिक वेस्ट है उस कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट कर सकें। सेग्रीगेट करने के बाद उसका कलेक्शन करें, उसको प्रोसेस करें और उसको जो मटेरियल बचता है उसको डिस्पोज करने का प्रयास करें। इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट रूल था 2018 में, उसमें एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उत्पादक पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वो जो प्लास्टिक उसने जो प्रोड्यूस किया है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको वह डिस्पोज भी करे या उसको वह रिसाइकल करे। इसके अलावा एक अनप्लास्टिक कलेक्टिव भी एक ये इनिशिएटिव है, एक स्वैच्छिक पहल है जो कि लॉन्च की गई थी यूनेप इंडिया और CII एंड जो WWF इंडिया है उसके द्वारा। ये एफर्ट करता है कि जो प्लास्टिक की जो एक्सटर्नलिटी हैं उसके जो बाह्य कारक हैं उनको रोका जा सके, जिससे कि इकोलॉजिकल हेल्थ और सॉइल हेल्थ को सुधारा जा सके। ये था हमारा माइक्रो प्लास्टिक पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ब्रेक थ्रू एजेंडा है लॉन्च किया गया था COP26 ग्लासगो में। सेकंड में कहा गया है कि ये प्रयास करता है, इसका जो उद्देश्य है वह है क्लीन टेक्नोलॉजी को अट्रैक्टिव बनाना और उसको एक सस्ता और लोगों की पहुंच तक उसको बढ़ाना। किस सेक्टर में? जो 5 सेक्टर्स हैं जो कि मोस्ट पॉल्यूटिंग सेक्टर हैं। कब तक करना है ये प्रयास? 2030 तक। थर्ड में कहा गया है कि जो ब्रेक थ्रू एजेंडा है ये करेंटली कवर करता है 2/3 नेशंस को जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया इसको साइन नहीं किया है, इसके बारे में ये थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ब्रेक थ्रू एजेंडा था वो COP26 ग्लासगो में आया था। इसके अलावा जो सेकंड में बात की गई है कि इसमें जो ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाले जो सेक्टर हैं उनके लिए एक क्लीन टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाएगा, जिससे कि वह लोग उसको चूज़ करें और इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपने इन सेक्टर में अपनाएं। तो ये कब तक करना है? 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में बात करें तो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो कवर करता है अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके 2/3 पार्ट को, लेकिन इसमें जो बात की गई है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया ने इसको साइन किया है, इंडिया इसका मेंबर है। तो इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 2 ओनली। इसके अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखें तो अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट रिलीज़ की गई किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिसमें फोकस किया गया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे जो कि ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन को जल्द से जल्द कम करने का प्रयास करे। इसके बारे में अगर देखें तो इसमें ये असेस करता है जो प्रोग्रेस जो ब्रेक थ्रू एजेंडा जो लास्ट ईयर ग्लासगो समिट में आया था उसमें जो 5 सेक्टर थे उसमें किस तरीके से इमिशन को कम किया गया है। तो ये 5 की सेक्टर्स की हम बात करें तो पावर सेक्टर, हाइड्रोजन सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्टील एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एक पहली रिपोर्ट है इस तरीके की जो कि एनुअल प्रोग्रेस किसी एजेंडा का ये कर रही है। इसके अलावा जो ब्रेक थ्रू एजेंडा की अगर हम बात करें तो इसमें अभी जो कवर करती है 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को। साथ ही साथ इसमें जो प्रयास किया है किसने? 45 लीडर्स इसके अंदर का शामिल हैं, जिसमें आपका G7 और चाइना और इंडिया भी शामिल है। इसकी अगर फाइंडिंग्स की बात करें इस रिपोर्ट की तो इसमें 5 सेक्टर्स को उसने एनालाइज किया और उनको इसके संबंधित रिपोर्ट दी गई, जिसमें जो 5 सेक्टर्स हैं वे 60% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा 2030 तक कि हम इनको सिग्निफिकेंटली इसको कम कर सकें, क्योंकि हमें अचीव करना है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को भी जो कि 2100 तक हम उसको अचीव करना है। कितना? हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसके मैक्सिमम टेम्परेचर को लिमिट करना है। इसके अलावा इसने बात की कि जो अभी हम
एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो जिसका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा स्पेशली किस पे पड़ रहा है, जो विकासशील देश हैं उन पर। ये जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो इमर्ज हुए हैं ड्यू टू द पेंडेमिक के कारण, और साथ ही साथ जो रशियन यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण, और जो एनर्जी और क्लाइमेट क्राइसिस ने जो वीकनेसेस थी, जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, जो कि फ्यूल पर जो डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं उनकी स्थिति को एक्सपोज किया है कि वह जो कि फ्यूल पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं, तो उनको क्या क्या समस्याएं उसके अंतर्गत आ रही हैं। ये था हमारा क्वेश्चन ब्रेक थ्रू एजेंडा पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जेंस पोर्टल के बारे में है, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसने ये जॉइंटली लॉन्च किया है किसको, कन्वर्जेंस पोर्टल को। सेकेंड में कहा गया है कि ये पोर्टल कन्वर्स करता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी PMFME स्कीम को, और जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसको। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो कन्वर्जेंस पोर्टल है एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, ना कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके लिए ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कन्वर्स करता है ये 3 स्कीम्स को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। तो इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया कन्वर्जेंस पोर्टल, जो कि ये 3 स्कीम है, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इन सबको ये कन्वर्स करने का काम करता है ये पोर्टल। इसके अलावा अब हम इसमें 1 बाई 1 ये स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम क्या है। इसमें जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसके लिए, फॉर वायबल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो कम्युनिटी जो फार्मिंग एसेट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म ये फाइनेंशियल फैसिलिटी किसानों को प्रोवाइड कराता है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है ये ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2020 से 2029 तक है। और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया गया है वो दिया है 1 लाख करोड़ का। इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा बैंक को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन दे सकते हैं, जो रूरल लेवल पर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, पैक्स सोसाइटीज़ होती हैं, वह उनको लोन दे सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो फार्मर्स जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बनते हैं जो फार्मर्स के बीच में, और मल्टीपर्पज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, सेंट्रल या स्टेट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाएगा फाइनेंस फैसिलिटी को। इसके अलावा दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME, जो कि लॉन्च की गई है किसके अंतर्गत, आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत। इसका जो उद्देश्य है वह करना है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, जो अभी एग्जिस्टिंग जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेगमेंट्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के, उनको प्रमोट करना है कि उनको फॉर्मलाइज किया जा सके। और जो सेक्टर है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, उनको इसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इस पूरी एंटायर वैल्यू चेन को इसमें प्रमोट करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम है वह एडेप्ट करती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को, जो कि बेनिफिट करता है उसकी ख़रीदारी के लिए उस प्रोडक्ट की, उसके लिए इनपुट अवेलेबल कराने के लिए, उनके लिए कॉमन सर्विस और मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की करने के लिए। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर पीरियड 5 ईयर्स के लिए। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से 2024-25 तक। इसका जो एक सेगमेंट्स है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है ये प्रोवाइड कराती है फ्रेमवर्क किसके लिए, पूरी वैल्यू चेन के लिए, कि उसको डेवलप किया जा सके और साथ ही साथ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। इसमें एक से ज़्यादा
क्लस्टर हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही क्लस्टर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में कई उससे ज़्यादा क्लस्टर हो सकते हैं। साथ ही साथ वो क्लस्टर उस राज्य के अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं। इसमें उस फूड की पहचान की जाएगी जो उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है, फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सीरियल वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई फूड आइटम्स हो सकते हैं, साथ ही साथ जैसे कि कोई मैंगो, पोटैटो, पिकल्स, मिलेट वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो तीसरी योजना है जो कि कन्वर्स की गई है वह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा एज अ अम्ब्रेला स्कीम। किसके लिए? फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग के लिए और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। इसमें 2016 से 2020 के लिए 6,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए थे। लेकिन 2017 में जो संपदा जो स्कीम चल रही थी इसी को ही रीनेम कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, जो एग्रीकल्चर में कई ज़्यादा लेबर फोर्स है जो कि जो कृषि को घाटे का सौदा बनाती है, उसमें जो एक्स्ट्रा जो लेबर फोर्स है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो उसके लिए एक ये सप्लीमेंट का काम करेगी एग्रीकल्चर के लिए। साथ ही साथ इसको प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही इसमें जो एग्जिस्टिंग जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको एक्सपेंड किया जाएगा और जिससे उनकी कैपेसिटी को, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। और इसमें जो वैल्यू लीडिंग जो होगा उसमें जो वेस्ट हो जाता है, जैसे कि कोल्ड सेंटर ना होना, कोल्ड प्रोसेसिंग सेंटर ना होना, तो इसके कारण से वेस्टेज जो होता है उसको रिड्यूस करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन कन्वर्जेंस पोर्टल पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकटक लेक से संबंधित है जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जो कि नेचुरल रिफ्यूज रह गया है किसका? इंडेंजर्ड संगाई डियर का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो लोकटक लेक है इनिशियली डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड्स के रूप में ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर कन्वेंशन कब किया गया था? 1990 में। और ये लिस्ट भी है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पे 1993 में इसको लिस्ट किया गया। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि संघाई डियर है उसका लास्ट प्राकृतिक आश्रय नेशनल रिफ्यूज के रूप में रह गया है। सेकंड में जो बात की गई है इसको डेजिग्नेट किया गया था 1990 में रामसर कन्वेंशन में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी इसको शामिल कर लिया गया 1993 में, तो ये भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो लोकटक लेक है एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत, जो कि अपनी फुमडीज फ्लोटिंग के लिए फेमस है। जो फुमडीज क्या होते हैं? एक हेट्रोजेनस मास होता है जो कि एक इसमें वेजिटेशन भी होती है, सॉइल भी होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं और ये भी डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं डिकम्पोजिशन के। तो ये इनका एक जो हेट्रोजेनस जो मिला जुला रूप होता है उनको फुमडीज कहा जाता है। जो किवजोल लैमजो पार्क है वहाँ पर उसमें ये फुमडीज के लेक आपको देखने को मिलेगी और ये ओनली 1 है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क बचा है जो कि लास्ट प्राकृतिक आश्रय स्थल रह गया है किसका? इंडेंजर्ड संघाई डियर का। अगर हम प्राचीन मणिपुर की अगर बात करें तो वहाँ की ये इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती थी ये लोकटक लेक। ये सर्व करती है किसके लिए? सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, साथ ही साथ हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। इसको जो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू के कारण लोकटक लेक को इनिशियली डेजिग्नेट किया गया था रामसर कन्वेंशन में एज अ वेटलैंड। कब? 1990 में। साथ ही साथ 1993 में इसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ऐसी साइट्स को शामिल किया जाता है जिनका अभी इकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो लगातार तीव्रतम रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तो उन साइट्स को इसमें शामिल कर लिया जाता है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अभी केवल 2 साइट्स शामिल हैं जिसमें राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क और यहाँ का यानी कि मणिपुर का लोकटक लेक इसके अंतर्गत शामिल है।
जो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी प्रेशर, यहाँ के जो लेक इकोसिस्टम है उसको ख़राब करना है, सीवियर प्रेशर है यहाँ के इकोसिस्टम पर। इसके अलावा मैप पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं, आसाम में ये लोकटक लेक यहाँ पर स्थित है, मणिपुर में ये। इसके अलावा फुमडीस के बारे में भी देख सकते हैं, ये फुमडीस, ये इस तरीके के ये फुमडीस होते हैं जो कि हेट्रोजेनस स्टेटस में होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के, सॉइल्स के एंड वेजिटेशन के रूप में। इसके अलावा हम संगाई डियर के बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वह संगाई ब्रो एंटर्ड डियर भी इसको बोला जाता है, इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, र्यूसरबस एल्डी इसका साइंटिफिक नेम है। जो ब्रो एंटलर जो डियर है उसको संगाई डियर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनिमल है, स्टेट एनिमल है मणिपुर का। जो एनिमल्स के जो कोट है ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये विंटर मंथ में डार्क रेडिश ब्राउन होती है, जबकि अगर समर मंथ की बात करें तो इसकी जो शेडेड होते हैं वो काफ़ी हल्के हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं। ये नेटिव है कंबोडिया का, चाइना का, इंडिया का, लाओस का, म्यांमार का, और ये एनिमल के जो हैबिटेट थे पहले साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैले हुए थे। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो नेटिव और एंडेमिक, ये दो टर्म्स होती हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उसके बारे में। नेटिव बेस स्पीसीज होती हैं जो कि इन क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, और लेकिन और भी कई क्षेत्रों में वे मिल सकती हैं, जैसे कि कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस और म्यांमार में तो मिलती हैं, साथ ही और भी कई क्षेत्रों में इनका हैबिटेट हो सकता है। लेकिन अगर एंडेमिक की अगर बात करें तो वह वहाँ उसी स्थान की स्थानिक होती हैं और कहीं भी वह नहीं पाई जाती, तो उनको एंडेमिक बोला जाता है। इसके अलावा जो संगाई डियर है उसके आयुसियन स्टेटस की अगर हम बात कर लें, ये रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, और साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें स्केड्यूल 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके अलावा हम रामसर कन्वेंशन के बारे में भी देख लेते हैं। जो रामसर साइट्स होती हैं जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उसको रामसर कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये 1971 में इसको यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये ईरान की रामसर सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, और 1975 से ये लागू हुआ। ये आइडेंटिफाई करता है वेटलैंड्स को अराउंड द वर्ल्ड, और जो कि स्पेशली उनको जो कि प्रोवाइड कराते हैं हैबिटेट, जो वाटरफॉल, जो जल पक्षी होते हैं वे कितने होने चाहिए, 180 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसके जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, ये कॉपरेशन करता है कि जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाए, और उनका जुडिशियस, उनका रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस उपयोग किया जाए। जो सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और जो भारत की लार्जेस्ट रामसर साइट में आती है। इसके अलावा जो इंडिया का जो रामसर वेटलैंड है वो स्प्रेड करता है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि 10% है टोटल वेटलैंड एरिया का देश के अंतर्गत, जो कि 18 स्टेट्स में फैला हुआ है। इसके अलावा कोई अदर साउथ एशियन कोई कंट्री नहीं है, इंडिया की जितनी ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी है वह और किसी साउथ एशियन कंट्री में नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा अभी इसमें अभी बात करें तो रामसर साइट्स में अभी इंडिया के अंतर्गत 54 रामसर साइट्स इसमें भारत में हैं, जिसमें से अभी जुलाई में 5 रामसर साइट्स को और शामिल किया गया, जिसमें तमिलनाडु की 3 और 1 मध्य प्रदेश से और 1 मिजोरम से। तमिलनाडु में कारिकिली बर्ड सेंचुरी, पलिकार्नाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव्स तमिलनाडु के। इसके अलावा मध्य प्रदेश में साख्य सागर और पाला बेटलम वेटलैंड इन मिजोरम, इसको भी इसमें जुलाई में शामिल कर लिया गया। ये था हमारा क्वेश्चन लोकटक लेक से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें OECD की बात की गई है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि OECD ओरिजिनेट हुआ था 1948 में, किसके रूप में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में। सेकंड में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है OECD के द्वारा, और इंडिया इसका मेंबर है। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इंडिया इसका मेंबर है। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है वो OECD के द्वारा निकाली जाती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया इसका मेंबर है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा A, 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स।
जो OECD ओरिजिनेट हुआ था 1948 में एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के रूप में, OEEC के रूप में, और OEC को रीनेम किया गया इन 1961 में जब USA और कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। जो OECD है एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड किया गया था फॉर स्टिमुलेट करना किसको, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और वर्ल्ड ट्रेड के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस फ्रांस में है और जो मोस्ट OECD मेंबर कंट्री हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं जिनमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि जानी जाती हैं डेवलप कंट्री के रूप में। इसके अलावा जो OECD है इसका ऑफिशियल परमानेंट ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन का। इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन इसका की इकोनॉमिक पार्टनर है। जो OECD मेंबर हैं वो ग्लोबली कलेक्टिवली कंप्राइज करते हैं 62.2% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल GDP को, साथ ही साथ 42.8% ग्लोबल GDP को इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में। इसके अलावा इसकी रिपोर्टेड इंडाइसेस जो इसके द्वारा निकाली जाती है उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 रिपोर्ट इसके द्वारा निकाली जाती है। इसके द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट निकाली जाती है। OECD बेटर लाइफ इंडेक्स इसके द्वारा निकाला जाता है। अभी रिसेंटली इसके द्वारा रिलीज की गई है द लॉन्ग व्यू सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टू 2060। इसके अगर मेंबर कंट्री की बात करें तो 38 कंट्री इसकी अभी मेंबर कंट्री हैं जिसकी लोकेशन आप ये मैप पर देख सकते हैं। ये था हमारा 22nd सेक्शन सितंबर मंथ का। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी।